वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 14 अक्टूबर 2020 बुधवार हो चुका है। आज के बड़ी और काम की खबरों में पहले झारखंड से ताज़ा अपडेट को देखेंगे, दूसरा देश दुनिया से देखेंगे, तीसरा योजना से देखेंगे, साथ ही ट्रेन का ताज़ा अपडेट भी जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, हम ऐसे ही आपके लिए ताज़ा अपडेट रोजाना लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। खबर है झारखंड से। लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य में ऋण माफी पर कृषि मंत्री ने की बैठक, कहा लोन लेने वाले किसानों की सूची बना रही है सरकार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा सरकार ऐसे किसानों की सूची बना रही है जिन्होंने विभिन्न बैंकों से लोन लिया है और वे इसे चुकाने में असफल रहे हैं। ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री नेपाल हाउस में विकास आयुक्त समेत कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक कर रहे थे। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाए बैंक किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में जिन किसानों के लोन के खाते एनपीए हो गए हैं उन खातों को भी समाहित करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की योजना पर काम किया जाए ताकि किसानों को थोड़ी तौर पर राहत दी जा सके। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी के गठन के में SLPS की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपया बजट में प्रबंधित कर रखा है। ऋण माफी योजना को लेकर अगली बैठक 20 अक्टूबर को होगी। इसके बाद सभी बैंकों से उच्च अधिकारी के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब घर बैठे ही श्रम विभाग में खुद का करा सकेंगे निबंधन। करीब 50 लाख से 10,09,98 मजदूर ही अभी तक निबंधन करा पाए हैं। झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में रहने वाले झारखंड के मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फोन से ही करा सकेंगे। झारखंड का श्रम विभाग इसके लिए एक ऐप तैयार करवा रहा है। यह ऐप झारखंड के IT विभाग और NIC द्वारा बनाया जा रहा है। इसके तैयार हो जाने से मजदूर घर बैठे ही अपना निबंधन करा सकेंगे। इसके बाद उन्हें सारी सुविधाओं की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलने लगेगी। अभी तक मजदूरों का निबंधन श्रम विभाग के जिला स्तरीय के कार्यालय और शिविर लगाकर ही किया जाता रहा है। ऐसे में झारखंड के करीब 50 लाख में से 10,09,98 मजदूर ही अभी तक निबंधन करा पाए हैं। श्रम आयुक्त RN यादव ने बताया कि ऐप के बनने से मजदूर का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा और अधिक से अधिक मजदूर निबंधन करा सकेंगे। इतना ही नहीं, मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं भी समय समय पर इस ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। कांके डैम को बचाने के लिए 12 दिनों से धरना पर बैठे लोग, प्रशासन ने अभी तक नहीं ली सुध। कांके डैम बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह मंगलवार 12वें दिन भी जारी रहा। धरना पर बैठे स्थानीय लोगों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारी सुध नहीं लेने आएंगे धरना जारी रहेगा। घटनास्थल पर कई महिलाओं भी अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने डैम के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन आज जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, फिर भी प्रशासन उसे नहीं रोक रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को रांची की जनता की आवाज सुननी होगी। 3 दिन बाद दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है। उम्मीद है मंत्री हमारी मांगों को समझने और निर्णय लेने के लिए धरना स्थल पर उपस्थित होंगे ताकि दर्जनों गांव के लिए खुशी खुशी मां दुर्गा की पूजा कर सकेंगे। यह शर्मसार करने वाली घटना है। लगता है लोगों के अंदर से मानवता खत्म ही हो चुकी है। गुमला में 5वीं की छात्रा से 5 युवक ने किया सामूहिक दुष्कर्म। परिजनों ने 2 आरोपियों के हाथ पैर काट डाले। खबर है रांची के गुमले से। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हाराडीपा गांव में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। घटना शनिवार रात्रि के है। छात्रा का पहले अपहरण किया गया और रात भर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार रात के 1 बजे सभी आरोपी को गिरफ्तार किया और थाना ले गई। इससे पूर्व लड़की के परिजनों ने आरोपी युवकों में
से 2 आरोपी के पैर, हाथ व जांघ को काट डाला। इसके बाद दोनों पक्ष में तनाव की स्थिति बरकरार है। बताया गया कि चैनपुर थाना के हराडीपा गांव में शनिवार की रात में गांव के ही 5 किशोरों ने 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इससे उस गांव में जातीय तनाव गहरा हो गया है। अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर रोक लगाने का मंत्री ने दिया निर्देश। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को विभागीय समीक्षा के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में बसों के आवागमन की सूचनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन बसों के परिचालन पर रोक लगी है तो विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि रोक प्रभावी हो। विभाग में अधिकारियों की कमी है, सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खबर है देश विदेश से। बाला साहेब पाटिल की आत्मकथा का विमोचन, उद्धव के सामने पीएम ने की फडणवीस सरकार की तारीफ। 7 बार लोकसभा सांसद रहे बाला साहेब विखे पाटिल केंद्र सरकार में मंत्री पद रहे। 2016 में उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देह विचाव करनी का विमोचन किया। इसी के साथ ही प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले वहां पर आना तय हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण अब वर्चुअल ये कार्यक्रम हो रहा है। बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन की कथा महाराष्ट्र के हर कोने में मिलती है। उन्होंने आम लोगों की तकलीफ को कम करने का काम किया था, सत्ता और राजनीति के जरिए समाज की भलाई का संदेश दिया था। गांव गरीबी कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उनका सम्मान वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, बोले राज्यपाल कोश्यारी की असंयमित भाषा से स्तब्ध। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बाद एक एनसीसी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पवार ने राज्यपाल कोश्यारी की पत्र की भाषा पर सवाल उठाए हैं। पवार ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि वे कोश्यारी द्वारा लिखे गए पत्र की असंयमित भाषा से स्तब्ध है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में शरद पवार ने कहा कि मैं यहां बताना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल किसी भी मुद्दे पर राय और स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री को उनके विचारों से अवगत कराने के लिए राज्यपाल की सराहना करता हूं। हालांकि मैं राज्यपाल द्वारा जारी पत्र और पत्र में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे देखकर हैरान हूँ। मोदी सरकार ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, आपने देखा क्या? इसकी खूबी कैसे है बाकी सिक्कों से अलग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये के स्मारक सिक्के का अनावरण किया। सरकार की ओर से राजमाता सिंधिया के सम्मान में यह 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्ति में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थे, वे एक निर्णायक नेता भी थे और कुशल प्रशासक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में लेकर आज़ादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव को वो साक्षी रहे। आज़ादी से पहले विदेशी वस्तुओं की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। बिहार चुनाव, ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो चला जाऊंगा बीजेपी में, पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार का कटाक्ष। सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है। बखरी और तेघड़ा सीट से सीपीआई उम्मीदवार ने सोमवार को नामांकन किया। इस दौरान कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि 2015 के चुनाव में लोगों से जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था और नीतीश कुमार सीएम बने थे, लेकिन भाजपा ने सीएम को ही हैक कर लिया। बिहार चुनाव 2020, बिहार में काबा के जवाब में भाजपा ने बताया बिहार में ईबा का वीडियो जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे प्रचार में इजाफा देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि युवाओं को अपनी तरफ
खींचा जा सके। ऐसे में अब भोजपुरी गाने की धमक भी चुनाव प्रचार में सुनाई देने लगी है। दरअसल विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि बिहार में काबा। इसके जवाब में भाजपा ने भोजपुरी में उन्हें बताया कि बिहार में ईबा। भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिससे भोजपुरी गाने के जरिए बताया गया कि एनडीए राज्य में क्या क्या काम हुआ। इस वीडियो का भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। देश की विभिन्न योजनाओं और रोजगारों से कार नहीं खरीदे या पुरानी, कौन से बैंक पूरा कर रहा है आपका सपना, जाने। फेस्टिवल सीजन में अगर आप कार या बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। सरकारी क्षेत्र का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फेस्टिवल में कस्टमर्स को गाड़ियां खरीदने के लिए खास तौर पर ऑटो लोन ऑफर कर रहा है। इसमें आपको कई सुविधाएं और राहत मिलेगी। बैंक नई और पुरानी दोनों ही कारों की खरीद पर ऑटो लोन ऑफर कर रहा है। नई और पुरानी कारों पर लोन का हिसाब बैंक की तरफ से आप नई 4 व्हीलर पर और 2 व्हीलर पर खरीदने के लिए ऑटो लोन ले सकते हैं। अगर आपको पुरानी कार खरीदने के लिए लोन लेना हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कार 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी ने कई पदों पर निकाली सरकारी भर्ती, 57,700 तक होगी सैलरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बीपीएससी द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गणित विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भरा जाना है। इसके लिए बीपीएससी ने 126 पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2020 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी 18 नवंबर 2020 तक जमा कराई जा सकती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में निकली नॉन टीचिंग पदों की भर्ती, ऑनलाइन करें आवेदन 28 अक्टूबर तक। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर ने विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन जारी किया है। IIM रायपुर द्वारा विज्ञापन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस एवं अकाउंटेंट ऑफिसर, इंजीनियर और रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर पदों की नियमित आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट उपलब्ध कराएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से आवेदन करा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2020 तक चलेगी और उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी को 5 नवंबर तक संस्थान में जमा कराना होगा। इधर डाक विभाग में 1371 पदों पर भर्ती, 69,100 तक वेतन। डाक विभाग ने युवाओं के लिए बम्पर सरकारी भर्ती निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र पोस्टल सर्किट में 1371 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य हुआ इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए 10 नवंबर की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर 10 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, पेंशन के लिए कौन से हुआ बदलाव, जाने। कोरोना काल के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नई नियमों का बदलाव किया गया है। वहीं कई ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जो डिजिटल तरीके से हो सकेगा। अब ईपीएफ खाताधारक डिजिटल तरीके से चंद मिनटों में कई अहम काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एवं गवर्नेंस के जरिए कई काम सहजता से कर सकते हैं। हाल ही में उमंग ऐप पर ईपीएफ खाताधारकों के लिए कई नई सुविधा शुरू हुई है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। हावड़ा रांची स्पेशल 15 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 02019 हावड़ा से सुबह 6:05 में खुलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02020 रांची से दोपहर 1:45 में खुलेगी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक चलेगी। यह ट्रेन दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो और मुरी में रुकेगी। हावड़ा और यशवंतपुर के लिए एसी साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02863 19 अक्टूबर को हावड़ा से यशवंतपुर के लिए प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 02864 यशवंतपुर से 21 अक्टूबर को प्रत्येक बुधवार को रवाना होगी।
हावड़ा और पुणे के लिए 2 साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 0222 हावड़ा से 15 अक्टूबर को पुणे के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन सप्ताह के गुरुवार और शनिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 0222 पुणे से 17 अक्टूबर को हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन सप्ताह के शनिवार और सोमवार को चलेगी। संतरागाछी चेन्नई के लिए 2 साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02807 संतरागाछी से 16 अक्टूबर को चेन्नई के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02808 चेन्नई से 18 अक्टूबर को संतरागाछी के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन सप्ताह के गुरुवार और रविवार को चलेगी। शालीमार और सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02773 शालीमार से सिकंदराबाद के लिए 14 अक्टूबर से रवाना होगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02774 सिकंदराबाद से 13 अक्टूबर को शालीमार के लिए रवाना हो चुकी है। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।